हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही प्यारा, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टेड एक यूनिट को शुरू करेंगे जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स, जिसको हम हिंदी में जैव अणु के नाम से जानते हैं। यह जो चैप्टर है पूरी लाइफ से जुड़ा हुआ है बेटा, तो इसको पूरी डिटेल्स अध्ययन हम लोग करेंगे ताकि किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जाए वह आपसे छूटे नहीं। हमेशा इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम के साथ ही नीट, जेई तथा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो या सिविल सर्विसेज हो या स्टेट कमीशन की कोई एग्जाम हो, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान में रख के तैयारी कीजिएगा कि आगामी कोई भी परीक्षा हम दे कोई प्रश्न छूटे नहीं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, आपके मस्तिष्क में जो भी नाम सुने हुए बायोमोलिक्यूल्स, तो एक प्रश्न आया होगा कि भैया है क्या, किस जंतु का नाम है, हॉई हो का करेला, बुझाता। अब देखिए है क्या, यह बायोमोलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि के संयोग से बना होगा। और यह जीवधारियों के शरीर में जीवित तंत्र में, चाहे पेड़ पौधा हो, कुत्ता, बिलार, सियार, सांप, बिच्छू, हाथी, हथुनी, बकरा, बकरी, कुछ भी हो, उसके शरीर के वृद्धि, विकास, पोषण, उसके संरक्षण, मेंटेनेंस आदि के लिए आवश्यक होता है। यह न रहे तो किसी जीवधारी के शरीर में वृद्धि विकास नहीं होगा, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, उसको लंबे समय तक, दीर्घ आयु तक उसको जीवित नहीं रखा जा सकता है। तो इसी चीज को हम लोग बायोमोलिक्यूल कहते हैं। तो इसके अंतर्गत अब कौन कौन चीज आते हैं, तो आप जानते होंगे कि भाई विटामिन लेना जरूरी है। विटामिन हमारे ऑर्गन के प्रॉपर फंक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। प्रोटीन लेना जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट लेना जरूरी है। ये तमाम चीज बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत होते हैं। तो चलिए इसके डिफिनीशन पर हम लोग फोकस करते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या है। देखिए, सजीव तंत्र या जीवधारी बहुत सारे जटिल कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं जो इसके वृद्धि, विकास, संरक्षण मतलब मेंटेनेंस, रख रखाव के लिए आवश्यक होता है। उसी को हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं, उसी को हिंदी में जैव अणु कहा जाता है। ठीक है, ये ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो जीवधारियों के वृद्धि, विकास, संरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। उसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत कौन कौन चीज आते हैं। तो पहला एग्जांपल, विटामिन एक बायोमोलिक्यूल्स है। विटामिन के बारे में आप जानते हैं कि प्रायः यह जीवधारियों के शरीर में, जानवरों के शरीर में नहीं बनते हैं, लेकिन हाँ, यह प्लांट, पेड़ पौधे स्वतः ही से बना लेते हैं। यह हमारे शरीर में कैलोरी नहीं देता है और यही विटामिन जो होते हैं विभिन्न ऑर्गन के प्रॉपर फंक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। आप सुने होंगे, देखे भी होंगे कि गांव में किसी किसी को शाम होते होते धुंधराह दिखाई देने लगता है। धुंधराह बुझते हो ना, लोग कहता है उसको रतौंधी बीमारी हो गया भैया। तो रतौंधी किसके वजह से हो जाता है? विटामिन ए की कमी से, आप सुने होंगे। तो विटामिन ए की उसको गोली दिया जाए, मछली का अंडा दिया जाए, ठीक है, मछली का तेल उसको दिया जाए, तो विटामिन ए की पूर्ति होती है और रतौंधी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। आई के, आंख के बेहतरीन विजन के लिए, आंख सही रहे, आंख स्वस्थ रहे, उसके लिए विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। तो कोई पूछे कि विटामिन क्या है, तो बोलना कि विटामिन एक बायोमोलिक्यूल्स है और ये करेगा क्या, तो विभिन्न ऑर्गन के प्रॉपर फंक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। तो विटामिन को डिटेल अध्ययन करेंगे, वहां चर्चा करेंगे कि विटामिन क्या है, इसकी खोज कैसे हुई, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, इसको कैसे बांटा जाता है, ठीक है, इसकी कमी से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, तो विटामिन डिटेल पढ़ेंगे। तो कोई पूछे बायोमोलिक्यूल्स क्या है, तो मुझे उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। बताइए, समझ चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स क्या है? कहिएगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो जीवधारियों के शरीर के वृद्धि, विकास, उसके मेंटेनेंस के लिए आवश्यक होता है। इसके एग्जांपल कोई पूछे तो कहिएगा विटामिन। और विटामिन करता क्या है? विभिन्न ऑर्गन के प्रॉपर फंक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। इसके स्क्रीनशॉट लें। आगे बढ़े, नेक्स्ट हम एग्जांपल दे रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स का। कार्बोहाइड्रेट का नाम सुने होंगे। कार्बोहाइड्रेट यह हमें प्राप्त होता है आलू से, या प्राप्त होगा कौन से? भर पेट भात लाद लेते हैं। मान लिया कि सुबह ट्यूशन पढ़ने गए हैं, कोचिंग करने गए हैं, खाली पेट चला जाता है, आता है 12 बजे,
एक थरिया भात, इतना दाल, 2 प्लेट दबा के खाता है भैया, तो उससे हमको काम मिलता है, तुरंत खाते खाते हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त हो जाती है। मकई का बाल चबा रहा है, भात खा रहा है, जौ खा रहा है, सतुआ खा रहा है, ब्रेड खा रहा है, आलू खा रहा है, इस सब चीज से हमको क्या मिलता है भैया? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट करता क्या है भाई? तो कार्बोहाइड्रेट ही एनर्जी का स्रोत होता है या बायोफ्यूल्स का कार्य करता है। हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। इसका डिटेल अध्ययन करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण है कार्बोहाइड्रेट, जिससे सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यही हमारे शरीर को ग्लूकोज प्रदान करता है, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी है। देखिए फास्टिंग के दौरान क्या होता है, हमारे शरीर में एक कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन जो टूट करके एनर्जी देता है। हम लोग 24 घंटा भूखे रहते हैं फिर भी जीवित रहते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, झगड़ा भी कर लेते हैं, तो भैया कौन कार्बोहाइड्रेट है? ग्लाइकोजन, जो टूट करके एनर्जी प्रदान करता है। कब? फास्टिंग और बीमारी के दौरान। आगे बढ़े तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कोई पूछे तो आप कहिएगा एक बायोमोलिक्यूल्स है। करता क्या है? या एनर्जी का स्रोत होता है, बायोफ्यूल्स होता है हमारे शरीर में, या एनर्जी प्रदान करता है। और देखिए बैक्टीरिया प्लांट के सेल वॉल का स्ट्रक्चरल मटेरियल का कार्य करता है। जैसे यह घर जो है यह दीवार पे टिका हुआ है, ठीक है, तो यह दीवार जो है किस चीज से बना है? ईंट से बना हुआ है, सीमेंट से बना है, बालू से बना है। तो यह बालू, सीमेंट, ईंट इस दीवार के लिए स्ट्रक्चरल मटेरियल है। उसी प्रकार यह कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही प्लांट जो होते हैं, बैक्टीरिया होता है उसका सेल वॉल बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या है? बैक्टीरिया प्लांट का सेल वॉल के लिए स्ट्रक्चरल मटेरियल का कार्य करता है। और भी फंक्शन कार्बोहाइड्रेट का होता है, जिसकी चर्चा हम लोग जब डिटेल्स कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो अध्ययन करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट भी एक बायोमोलिक्यूल्स है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं प्रोटीन्स। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रोटीन्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कंपटीशन में। डिटेल अध्ययन हम लोग प्रोटीन्स का करेंगे आगे। अब प्रोटीन कोई पूछे क्या है? यह भी एक बायोमोलिक्यूल्स है। कोई पूछे, 3 एग्जांपल हम देख लिए। पहला देखें विटामिन, दूसरा देखें कार्बोहाइड्रेट जो क्या है? बायोमोलिक्यूल्स है। तीसरा देख रहे हैं कि प्रोटीन, ये भी बायोमोलिक्यूल्स है। पहली जानकारी आपको बता दें कि ये अल्फा अमाइनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड का यह संघनन बहुलक होता है। क्या होता है? अल्फा अमीनो एसिड से ही ये बने होते हैं। और एमिनो एसिड किसको कहेंगे? वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एमिनो ग्रुप मौजूद हो और उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप COOH मौजूद हो, उसी कंपाउंड को हम लोग एमिनो एसिड के नाम से जानते हैं। और यदि अल्फा पोजीशन पे NH2 हो तो उसको अल्फा अमीनो एसिड कहेंगे, बीटा पर हो तो बीटा एमिनो एसिड कहेंगे। तो प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड का ही संघनन बहुलक होता है, इसकी चर्चा करेंगे। अब प्रोटीन हमें कैसे मिलता है? तो प्रोटीन का रिच सोर्स होता है सोयाबीन। इसे मीट से प्राप्त करते हैं, मछली से प्राप्त करते हैं, अंडे से प्राप्त करते हैं। अंडा का बाहर वाला देखते हो खूब जिमरवा सब खाता है, जिम करता है, 5-5 गो अंडा खाता है बॉडी बनाने के लिए, मांसपेशी बनाने के लिए, ठीक है। पीला वाला फैट देता है हमको, उससे फैट की प्राप्ति होती है। तो ये सब हमारे प्रोटीन के स्रोत होते हैं। अब देखिए प्रोटीन करता क्या है हमारे शरीर में। अरे प्रोटीन लील रहे हो, पूरा मीट, मछली, अंडा, पनीर पूरा खा रहे हो, तो प्रोटीन करता क्या है हमारे शरीर में? प्रश्न अब आता है। तो इसको एक एक लाइन में हम लोग समझते चलेंगे। डिटेल हम अध्ययन प्रोटीन में करेंगे। देखिए प्रोटीन शारीरिक वृद्धि का कार्य करता है, यह शरीर में डेवलपमेंट का कार्य करता है, यह पोषण का कार्य करता है हमारे शरीर में। इसी के कारण हमारे शरीर में वृद्धि विकास होता है और शरीर में को पोषित करता है, यह पोषण का कार्य करता है। दूसरा कार्य, यही प्रोटीन हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट एजेंट का भी कार्य करता है। अब ट्रांसपोर्ट एजेंट का मतलब होता है कि वह पदार्थ जो किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए। जैसे गाड़ी, ठीक है, आप कहते हैं कि किस ट्रांसपोर्ट में आया हुआ है, कोई सामान कहां से आया हुआ है। तो यहाँ ट्रांसपोर्ट एजेंट का मतलब कि वह पदार्थ जो किसी चीज को किसी दूसरे पदार्थ को कैरी करने का काम करे। तो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट एजेंट का भी काम करता है। जैसे हमारे रक्त में, हमारे खून में देखिएगा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यही प्रोटीन भी है। यह करता क्या है? यह खून में ऑक्सीजन को कैरी करने का कार्य करता है। यह खून में जो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को पूरे शरीर के तमाम कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य करता है। तो यहां देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है? ट्रांसपोर्ट एजेंट का कार्य करता है, जो कि एक प्रोटीन है। दूसरा, अभी बहुत ही फेमस वर्ड चल रहा है, गांव देहात में बुड़बकौ कह रहा है कि हम टीका ले लिए हैं कोरोना का, हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन गया। अरे एंटीबॉडी है क्या? जानो, एंटीबॉडी भी प्रोटीन ही है। यह शरीर में हमको करता क्या है? विषैले पदार्थों से रक्षा करता है, बीमारियों से लड़ता है।
तुम्हारे शरीर में एंटीबॉडी ज्यादा है, यदि कोई वायरस कोई बैक्टीरिया प्रवेश करता था, फाइटाफाइटी शुरू करता है, जंग दोनों में शुरू हो जाता है। और जब ही दोनों में फाइटाफाइटी शुरू होता है तुम्हारा शरीर गर्म हो जाता है और कहते हो कि हमको बुखार हो रहा है। बुखार कोई बीमारी नहीं है, यह इंडिकेट करता है कि तुम्हारे शरीर में कुछ नया चीज हो रहा है। ठीक है, तो एंटीबॉडी के रूप में क्या करता है, बहुत सारे बीमारियों से रक्षा करता है और विषैले पदार्थों से हमें रक्षा करता है। तो एंटीबॉडी क्या है, यह प्रोटीन ही है। दूसरी चीज, यह बहुत प्रोटीन के रूप में ही यह मेटाबॉलिक रेगुलेटर का काम करता है। बहुत सारे मेटाबॉलिज्म की प्रक्रियाएं हमारे शरीर में घटती है, बहुत सारी बायोकेमिकल रिजेक्शन हमारे शरीर में होता है, तो उसको रेगुलेट करने का काम भी यही हमारा प्रोटीन करता है। जैसे आप देखिए इंसुलिन का नाम सुने होंगे, यह हमारे शरीर में एगो अंग है पेनक्रियाज। ठीक है, खसी बकरी बनता है तो कहना तने चीक भाई से तने चीक भाई, पेनक्रियाज देखे, पेनक्रियाज मतलब तिल्ली होता है उसको, यही पेनक्रियाज इंसुलिन का निर्माण करता है। और ये इंसुलिन करता क्या है, यही प्रोटीन है। ये इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यही ग्लूकोज लेवल अप डाउन बढ़ेगा घटेगा तो चिनिया बीमारी हो जाएगा तुमको। ठीक है, जनरली इंसुलिन घटता ही है, ठीक, बढ़ता है बहुत कम मायने में इंसुलिन घटता है, या घट जाए या बढ़ जाए। यूं कहें तो हमको कौन बीमारी हो जाती है, मधुमेह रोग, चिनिया बीमारी। याद रखना, एक इससे प्रश्न पूछा जाता है कि यह इंसुलिन जो है बेटा, इसमें कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं, तो याद रखिए इसमें 51 एमिनो एसिड पाया जाता है इंसुलिन में। और यह करता क्या है, यह ग्लूकोज लेवल को हमारे शरीर में नियंत्रित करने का कार्य करता है। और इंसुलिन क्या है, प्रोटीन ही है। इसी प्रकार न्यूक्लियो प्रोटीन, हमारे शरीर में यह न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है, इसी में डीएनए आरएनए होता है, याद रखिएगा। तो न्यूक्लियो प्रोटीन क्या करता है, यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। मतलब कि तुम्हारे दादाजी का गुण यदि तुम में आ गया, मेरे पापा जी का गुण मुझ में आ गया, तुम्हारे मामा का गुण तुम में आ गया, तुम्हारे मम्मी के द्वारा। ठीक है, तो समझ लो कि यह किसके द्वारा संपादित हो रहा है, न्यूक्लियो प्रोटीन के द्वारा। और न्यूक्लियो प्रोटीन में खासकर किसके द्वारा, डीएनए के द्वारा। तो न्यूक्लियो प्रोटीन जो होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है कि माता पिता का गुण उसके वंशज में जाए, दादाजी का गुण उसके बाबूजी में आ जाए, बाबूजी का गुण उसके बेटा में चला जाए। तो न्यूक्लियो प्रोटीन खासकर डीएनए के द्वारा यह काम किया जाता है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन भी क्या है, प्रोटीन ही है। अब देखिए बहुत सारे प्रोटीन जो होते हैं स्ट्रक्चरल मटेरियल का कार्य करता है, किसी भी चीज को बनाने में सहायक होता है। देखिए जैसे बाल नाखून को देखे हुए बढ़ता है कितना जल्दी जल्दी, बाल अभी कटवा के आया 15 दिन में बढ़ गया, दाढ़ी 2 दिन में निकल जाता है। आप देखे होंगे नाखून कितना जल्दी जल्दी बढ़ता है, कोई जल जाए कट जाए तो हमारा त्वचा जल्दी से भरता है। तो एक प्रोटीन है अल्फा केराटिन, यह बाल नाखून त्वचा का मुख्य घटक होता है, इसी से इसका विकास होता है। यदि यह न रहे तो इसमें वृद्धि विकास ही नहीं होगा। इसी प्रकार आप देखेंगे मसल बनाते हैं पूरा एकदम बॉडी का, अंडा खाते हैं, मीट मछली खाते हैं, उससे मसल का निर्माण करते हैं। तो मसल के मुख्य घटक होता है मायोसिन। मायोसिन नामक ये प्रोटीन जो है मसल्स के डेवलपमेंट में सहायक होता है। इसी प्रकार आप सिल्क का नाम सुने होंगे। सिल्क एक बायोपॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर है जो रेशम के कीड़ों के द्वारा बनाया जाता है। सिल्क की साड़ी सुने हो कि काले बियाह में का पहन के लसिया, तो सिल्क के साड़ी पहन के लसिया बनारसी सिल्क हो। तो वो सिल्कवा जो होता है ना, रेशम की कीड़ा के द्वारा प्राप्त किया जाता है, रेशम का कीड़ा ही बनाता है, उसी से सिल्क हम लोग प्राप्त करते हैं, पॉलीमर में बताए होंगे। तो रेशम का मुख्य घटक होता है फिब्रोइन। फिब्रोइन रेशम का मुख्य घटक होता है। तो यह भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। तो ये बहुत सारे पदार्थों के लिए स्ट्रक्चरल मटेरियल का कार्य करते हैं। तो ये प्रोटीन का महत्वपूर्ण फंक्शन हुआ। डिटेल में जब हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे तो वहां इसकी चर्चा करेंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें। तो कोई पूछे कि प्रोटीन क्या करता है, तो भैया ये शारीरिक वृद्धि पोषण का काम करता है, ट्रांसपोर्ट एजेंट का कार्य करता है, एंटीबॉडीज के रूप में बहुत सारे विषैले पदार्थों से रक्षा करता है, मेटाबॉलिक रेगुलेटर का कार्य करता है, बहुत सारे चीजों के लिए स्ट्रक्चरल मटेरियल का कार्य करता है, उनके विकास में, उनके डेवलपमेंट में सहायक होता है। ठीक है, इंसुलिन करता क्या है, याद रखिएगा, ये ग्लूकोज लेवल के हमारे शरीर में नियंत्रित करता है। और ये इंसुलिन में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं, 51। कई बार नीट में पूछा जा चुका है, बात आप समझ गए होंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें, आप फटाफट लें। बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स का। देखिए एंजाइम
आप सुनते आए हैं क्या है, अभी तक बायोकेमिस्ट्री के द्वारा लगभग 3000 एंजाइमों की खोज किया जा चुका है। प्रायः एंजाइम के नाम के अंत में एज पाया जाता है, ASE नाम के अंत में क्या पाया जाता है, एज। जनरल ये कोई नियम नहीं है। देखिए एंजाइम हमारे शरीर में बायो कैटलिस्ट का कार्य करता है। बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में होती है जिसको ये फास्ट कराने का कार्य करता है। जैसे हम खाना खाते हैं, मीट मछली दाल चावल, लगभग 8 घंटा में पच जाता है, 12-13 घंटा में मलमूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि एंजाइम की शरीर में कमी हो जाए, पेट में एंजाइम न रहे, तो भोजन का एक टुकड़ा 50 वर्षों में भी पचेगा नहीं, वैसे ही रहेगा ज्यों का त्यों। तो भाई एंजाइम की फंक्शन देख लिए। और एंजाइम क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन ही है, कई बार पूछा गया है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन ही है और ये शरीर में हमारे बायो कैटलिस्ट का कार्य करता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे दूं, ये लार थूक देखते हो, थूक देख रहे हो ना, लार बुझ रहे हो ना, अरे इंग्लैंड से नहीं ना आए हो, विदेशी नहीं ना, लार बुझाता ना सैलिवा। इसमें एमाइलेज नामक हमारा क्या होता है, एंजाइम पाया जाता है। और इसी एमाइलेज को समटाइम्स टाइलिन के नाम से जानते हैं। तो 8वां 9वां में तुम सुना होगा। यह टाइलिन क्या करता है, कोई भी हम भोज्य पदार्थ लेते हैं, स्टार्च लेते हैं, उसको यह तुरंत ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में सहायक होता है। तो यह क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायक होता है, यूं कहें तो एमाइलेज क्या करता है, यह स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रकार आप नाम से सुक्रेज एंजाइम, वह क्या करता है कि कोई भी चीज हम शुगर को लेते हैं तो वह शुगर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन का नाम सुने होंगे, पेप्सिन एक एंजाइम है, देखिए इसमें एज नहीं है। पेप्सिन क्या करता है, कोई भी हम प्रोटीन लेते हैं ना, उसको अल्फा अमाइनो एसिड में बदल देता है। तो बहुत सारे एंजाइम्स का नाम और उसके फंक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एंजाइम में हम डिटेल पढ़ाएंगे। तो एंजाइम क्या करता है भाई, तो यह बायो कैटलिस्ट का कार्य करता है। अभी बायोकेमिस्ट्री के द्वारा कितने एंजाइम की खोज की जा चुकी है, लगभग 3000 एंजाइम को पहचाना जा चुका है। तो एंजाइम भी क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स है। अब आइए हार्मोन्स। हार्मोन्स भी क्या है, यह एक बायोमॉलिक्यूल्स है। यह हमारे शरीर में केमिकल मैसेंजर का कार्य करता है। यही केमिकल मैसेंजर का कार्य करता है, यही तुमको मैसेज देता है कि ऐसा करो। जैसे मान लिया कि तुम शादी समारोह में गए हो, अब कोई ऐसी लड़की, सुंदर सी लड़की तुम्हारे सामने आई, एक के बार में देख के पगला गया, एक ही बार में कसमे वादे खाली होई तो एकरे से बियाह शादी हुई। तो भैया ये जानते हो कौन तुमको हार्मोनवा करा रहा है। किसी व्यक्ति को देख के एक्साइटेड हो गया तो वह तुम्हारे अंदर सेक्स हार्मोन की वृद्धि हो रही है, जो तुमको ऐसा करवा रहा है। फिल्म देख रहे, कोई ऐसा सीन आया, तुम भावुक हो गए, आंख से आंसू गिरने लगा, अरे भाई ये कौन करा रहा है, ये हार्मोन करा रहा है। ठीक है, हार्मोन हमारे शरीर में केमिकल मैसेंजर का कार्य करता है, यह दिमाग को सूचना देने का कार्य करता है। कोई गर्म चीज को छूते तुरंत हटा लेते, अरे बाप रे बाप कितना गर्म है। ये कौन कराता है, यह हार्मोन्स कराता है। बहुत सारे चीज के वृद्धि विकास में भी यह सहायक होता है। देखते हो किसी को दाढ़ी खूब है, किसी को दाढ़िया नहीं हुआ है, 40 वर्ष का होगा दाढ़िया नहीं जमा, तो हार्मोन के कमी की वजह से ये होती है। तो हार्मोन क्या है, हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, इनकी कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन को जब हम हार्मोन्स पढ़ाएंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। तो याद रखना भी, यह केमिकल मैसेंजर का कार्य करता है और बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शन को नियंत्रित करने का कार्य करता है हार्मोन्स। अब आ रहे हैं एक महत्वपूर्ण बायोमॉलिक्यूल्स है, फैट और लिपिड्स, चर्बी जिसको कहते हो। देख रहे हो ना पेटवा में, देख रहे हो ना कितना इसको चर्बी आ गया है, बिल्कुल देख रहे हो कितना चर्बी है, देख रहे हो ना बेटा चर्बी कितना है इसके अंदर। तो ये फैटवा क्या करता है, प्रश्न उठता है कि ये फैट करता क्या है हमारे शरीर में। तो फैट क्या करता है, ये एनर्जी स्टोर करने का कार्य करता है। दूसरा कार्य, रक्त में भी कुछ फैट पाए जाते हैं, कुछ लिपिड्स पाए जाते हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स आदि, वो भी एनर्जी स्टोर करने का कार्य करता है। दूसरा फंक्शन इसी फैट का है कि यह मुख्य अंगों को चोट आदि से सुरक्षा रखता है। देखिएगा किडनी आदि को पूरा चर्बी में अंदर रहता है, खांसी उसी काटने देखिए पूरा चर्बी के अंदर वह किडनी रहता है। चोट भी लगे तो महत्वपूर्ण अंग जो है वह सुरक्षित रहे, यह चर्बी और फैट वह क्या करता है, रक्षा करता है। WWE में देखते हो पूरा फाइटाफाइटी करता है, मरता है जल्दी। यदि एक फाइट सब मार दे तो हम लोग फेंका जाएंगे, क्योंकि हम लोग के शरीर में उतना फैट नहीं है ना वैसा मसल है। तो यह फैट याद रखिएगा एनर्जी स्टोरेज करने का कार्य करता है और दूसरा चोट से मुख्य अंगों की रक्षा करता है। फैट्स और लिपिड पढ़ाएंगे तो वहां इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। तो फैट्स और लिपिड क्या है, यह एक बायोमॉलिक्यूल्स है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले आप। नेक्स्ट देखिए न्यूक्लिक एसिड। अभी बताए हैं कि यही हमारे शरीर में न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और न्यूक्लिक एसिड भी दो प्रकार का होता है,
बायो वाले लोग तो जानते ही होंगे, न्यूक्लिक एसिड भी दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। इसकी चर्चा हम लोग जब न्यूक्लिक एसिड करेंगे तो पढ़ाएंगे, इससे बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं। तो डीएनए और आरएनए यही दो मुख्य न्यूक्लिक एसिड है जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और देखिए डीएनए क्या करता है, हेरिडिटी ट्रांसमिशन का कार्य करता है, ठीक है, माता पिता का गुण उसके वंशज में चला जाता है, ठीक है, यह किसके द्वारा संपादित होता है, डीएनए के द्वारा। और आरएनए जो है यह न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, हमारे शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है, ठीक है, और भी कार्य है, रेप्लिकेशन की कार्य है। इन तमाम चीजों की चर्चा हम लोग न्यूक्लिक एसिड में करेंगे। तो कोई पूछे कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो कहिएगा सर ये बायोमोलिक्यूल्स है। और इसमें डीएनए के द्वारा कौन काम होता है, तो डीएनए हेरिडिटी ट्रांसमिशन का कार्य करता है और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। आप समझ चुके होंगे, स्क्रीनशॉट लें इसका। अब हम लोग समझेंगे कि हमारी शरीर जो है, ये जीवधारियों की शरीर है, वह कैसे निर्मित है, वह कैसे बना हुआ है, इसमें बायोमोलिक्यूल्स का रोल क्या है, यह बायोमोलिक्यूल्स कैसे इस शरीर को डेवलप किया हुआ है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए इस डायग्राम को हम लोग समझते हैं। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको कहते हैं हम लोग जीवित प्राणी। यह हमारा शरीर जो है बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है, जैसे यह लंग्स है, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, पेनक्रियाज है, बहुत सारे अंगों का कलेक्शन है। तो हमारा शरीर जो बना होता है वो अंगों से बना है, ठीक है। तो जीवित जो प्राणी है किस चीज से बने हैं भैया, वो अंगों के कलेक्शन से बने। और अंग किससे बना होता है भाई, टिश्यू से बना। देख रहे हो राम, खाते हो हड्डी या करते हो रात में दिमाग रद्दी फोन से बतिया करके, कहते हो घर में कि सर हम तो फोनवा से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। अरे कम झूठ बोला करो भाई, ठीक है, अपने पैर पे तुम कुल्हाड़ी मार रहे हो। कोशिश करो कि मोबाइल जो माता पिता दिया है उसका हम सदुपयोग करेंगे और 2-4 वर्षों में हम कामयाब होकर दिखाएंगे अपने माता पिता को, ठीक है। मोबाइल के दुरुपयोग करने से कुछ नहीं होगा और हड्डी के चक्कर में कम आया करो, खाओगे ज्यादा ना तो हड्डी मगवा हो जाएगा तुम्हारा रद्दी। तो चलो हम अपने विषय वस्तु पे आते हैं। ये जीवित प्राणी अंगों से बना होता है और अंग किससे बना होता है, टिश्यू से बना होता है। और टिश्यू किससे बना होता है भाई, यह टिश्यू बना होता है सेल से, ठीक है, सेल से बना होता है। अब सेल किस चीज से बना होता है, सेल भी छोटे छोटे पार्ट से बना होता है, सेल भी छोटे छोटे हिस्सों से बना होता है। आप नाम सुने होंगे कि सेलवा में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेलवा में लाइसोसोम होता है, सेलवा में राइबोसोम होता है, सेलवा में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेलवा में गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी होता है। इस सब चीजें अब बायो में सुने होंगे मेरे भाई। तो सेल भी छोटे छोटे चीजों से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग ऑर्गेनल्स कहते हैं, सूक्ष्म तंत्र। और यह सूक्ष्म तंत्र का विकास किससे होता है भैया, बायोमोलिक्यूल से। विटामिन से होगा, कार्बोहाइड्रेट से होगा, प्रोटीन से होगा। इस तमाम चीज का विकास किससे होगा भाई, बायोमोलिक्यूल से होगा। तो याद रखिएगा, जीवित प्राणी किसका कलेक्शन होता है, किससे बने होते हैं, अंग से। अंग किससे बना होता है, टिश्यू से। टिश्यू किससे बना होता है, सेल से। और सेल भी छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बने होते हैं, जिसको सूक्ष्म तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, सूक्ष्म तंत्र कहते हैं, ऑर्गेनल्स, ठीक। ऑर्गेनल्स कोई पूछे क्या है, क्या क्या ऑर्गेनल में आता है, कहिएगा सर माइटोकॉन्ड्रिया आता है, लाइसोसोम आता है, गोल्जी बॉडी आता है, सेल वॉल आता है, इटीसी बहुत सारा चीज होता है। और ये जो होते हैं सूक्ष्म तंत्र का विकास किससे होता है, तो यही है, यह बायोमोलिक्यूल से सूक्ष्म तंत्र बने होंगे। और सूक्ष्म तंत्र से सेल बनेगा, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से अंग का विकास होगा और अंग के कलेक्शन से ही हमारी जीवित प्राणी का विकास होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यह बात आप समझ गए होंगे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इस डायग्राम को, बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम है, फटाफट लो। कि जीवित प्राणी किससे बने हुए हैं बेटा, फिर से समझिए, अंगों से। बहुत सारे अंग मिलेंगे तो जीवित प्राणी। अंग किससे बना होगा, टिश्यू से। टिश्यू किससे बना होता है, सेल से। सेल भी छोटे छोटे अंगों से बना होता है, जिसको हम लोग ऑर्गेनल्स कहते हैं, सूक्ष्म तंत्र। और यह सूक्ष्म तंत्र का विकास कैसे होता है भाई, बायोमोलिक्यूल से। समझ गए होंगे। एक चीज और आप जानेंगे हम लोग कि यह बायोकेमिस्ट्री क्या है।
देखिए बायोकेमिस्ट्री क्या है, यह रसायन शास्त्र की बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का अध्ययन करते हैं, जिसमें विटामिन के बारे में अध्ययन करें, प्रोटीन के बारे में अध्ययन करें, कार्बोहाइड्रेट के बारे में अध्ययन करें, लिपिड्स के बारे में अध्ययन करें, न्यूक्लिक एसिड के बारे में अध्ययन करें, तो उसी रसायन शास्त्र को हम लोग कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। तो आइए बायोकेमिस्ट्री को भी हम लोग समझते हैं। देखिए बायोकेमिस्ट्री क्या है, जैव अणुओं के रासायनिक अध्ययन को ही बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। द केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। आप ऐसे भी कह सकते हो कि रसायन शास्त्र की वैसी महत्वपूर्ण शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का अध्ययन करते हैं उसे बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, अब एक वैज्ञानिक है कार्ल अलेक्जेंडर न्यूवर्क, बहुत महान वैज्ञानिक है। ठीक है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। कार्ल अलेक्जेंडर न्यूवर्क को आधुनिक बायोकेमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। इन्होंने कार्बोक्सिलेज एंजाइम की खोज की 1911 में। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी इनका काफी योगदान है। तो इन्होंने कार्बोक्सिलेज एंजाइम की खोज की, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी इनका काफी योगदान रहा है। इसलिए कार्ल अलेक्जेंडर न्यूवर्क को आधुनिक बायोकेमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके प्रथम पोर्शन विटामिन को शुरू करेंगे। विटामिन को दबंग थ्योरी के साथ पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्रम अनुसार कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन आदि को पढ़ेंगे। धन्यवाद।